एक उसमें से इशू नंबर 1 जो है वो है मोहम्मद जुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है कि क्या होता रहा, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई और फिर वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाई गई। तो ये आपके साथ हमने नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करना है। अब जुबैर साहब की जो स्टेटमेंट है वो है तो बहुत लंबी, मैं उस सारी स्टेटमेंट में नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा ने इनसे रब्ता किया था और ये कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। ये आप बेशक इंटरव्यू की अगर आप कहेंगे तो हम कॉपी आपको भेज देंगे, आप ही सुन लीजिएगा। और उसके बाद फिर मामला वहाँ से चले। इसके अलावा उन्होंने कोट किया है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये किसी को और पता ना लगने दीजिएगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। और उन सब लोगों में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे और बाकी लोग भी शामिल थे। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहले दिन से वर्चुअली क्रिएट किया गया था, जो कि 6 महीने के बाद उसको एक फॉर्मल कंस्पिरेसी की शक्ल दी गई और उसको आगे बढ़ाया गया। वक्त के साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके से बार्गेन्स की गई, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, लोगों को चीफ ऑफ स्टाफ बनाने की प्रॉमिसेस किए गए, उसके बदले में फिर जो करवाना था उनसे उसके प्रॉमिसेस लिए गए। और खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। अव्वल तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्रीज में, लेकिन अगर हो जाए तो उसका फौरी नोटिस लिया जाता, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती और इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर जो लोग गिल्टी साबित होते, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट किया। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है वो एक ओथ लेता है, ओथ ऑफ ऑफिस लेता है बिफोर टेकिंग ओवर एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई मैं गलत बात करूं या पूरी बात ना करूं तो ये बेशक इंटरवीन करके उसको कंप्लीट कर दें। उस ओथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और जब आप ओथ ऑफ ऑफिस को वायलेट करते हैं तो वो ट्रीजन के खाते में आता है, वो आर्टिकल 6 जो है उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो हमारी डिमांड है ये कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया जाए। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को टाइम दिया है, उसकी जो ऑपरेशन है वो टाइम लिमिटेड हो, और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऐसे अशखास जो कि मुलव्विस पाए जाते हैं इस कंस्पिरेसी में, उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि ताले आजमाओ जो लोग हैं उनका आइंदा रास्ता जो है वो रोका जा सके और इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुकूमत जो है वो पनप सके। ये हमारी चंद अल्फाज में ये हमारी डिमांड है। ये इंतहाई सीरियस मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का मामला है और इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इसको दरगुजर नहीं कर सकते। सो हम डिमांड करते हैं, रीइटरेट करते हैं उसको कि जी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किया जाए फौरी तौर के ऊपर और उसकी बेसिस के ऊपर, उसकी फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर आगे चला जाए। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक हमारे जो नारोवाल के फेक अरस्तू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ईद की छुट्टियों में, हम उसके ऊपर तब कमेंट नहीं कर सके थे कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए। वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाया है, वो लोग इनके पास गए हैं कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया जाए। यहां भी हमारी अदालतें खामोश हैं। क्या एहसन इकबाल का ये काम है कि इस किस्म की स्टेटमेंट दे? अब जबकि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, अब जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, अब जबकि SIFC जिसको कायम करते वक्त आपने पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे इस मुल्क की आवाम को, वो भी टोटली क्रैश कर चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आपने कल भी देखा है कि चीन के साथ हमारे जो एक हमारा उनके साथ CPEC के कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन हुआ है और आज सारे अखबारों की हेडलाइन लगी हुई है। उन्होंने भी ये बात की है कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो है वो शायद CPEC भी इफेक्ट हो जाए।
और पाकिस्तान के तमाम जो आपके दोस्त और बरादर मुल्क रहे हैं, वो सब पाकिस्तान के लीडरान को, ये जो जाली लीडरान हैं, इनको यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का तरीका जो जाली अरस्तू ने इन्वेंट किया है वो ये है कि खान साहब को 5 साल तक कैद में रखा जाए। हम इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए और ये इसकी बेसिस, इसकी सोर्स जो है उसका बारे में देखा जाए और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जाए। ये इस किस्म के बयानात देने से मुल्क की जो कशीदा सूरत हाल है वो मजीद कशीदा होती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती बल्कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है फर्दर। और ये बयान दिया गया, उसके बिल्कुल 2 या 3 दिनों के बाद चाइनीज डेलीगेशन आया और उन्होंने एक ओपन सेशन में पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो लेके आएं अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर ना स्टेबिलिटी आई तो इवन सीपैक की जो प्रोग्रेस है वो भी इफेक्ट हो सकती है। सो ये ऊपर नीचे ये लोगों ने बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा वक्त लेके इनको हाईलाइट करता जाऊं ताकि आप उनको रिपोर्ट कर सकें। तीसरा जो इशू है हमारे पास वो है एक बड़ा पुराना इशू है, वो है काजी फैज ईसा साहब का इशू है। जी हम उनका एहतराम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और उनकी फैमिली का, इमरान खान, पीटीआई और पीटीआई के बारे में। और हम फील करते हैं कि अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, समझें और एनालाइज करें तो शायद उनका उन केसेस में एक जज के तौर के ऊपर बैठना जिसमें पीटीआई या इमरान खान के बारे में वो केसेस हों, वो बनता नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच था जिसने एक जजमेंट पास की हुई है, मुझे याद नहीं कब थी, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने कहा था कि काजी फैज ईसा साहब किसी ऐसे केस में बेंच में शरीक नहीं होंगे, उसका फर्द नहीं बनेंगे, मेंबर नहीं बनेंगे जो इमरान खान साहब के बारे में हो। हम ये आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर सकते हैं, मांग लीजिएगा तो रिजवान साहब या सिबकत साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच की जजमेंट मौजूद है कि काजी फैज ईसा साहब इमरान खान के बारे में किसी केस में एक मेंबर के तौर के ऊपर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ये वो जज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट का सिंबल जो है वो लिया था, और बैट के सिंबल की रिव्यू पिटिशन तो हमने बहुत देर से दी हुई है, उसको लगाने की बजाय इन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था, जिसने इन्होंने बताया था कि जी बैट का सिंबल पीटीआई से हमने सही लिया है, और उसकी जस्टिफिकेशन इन्होंने पेश की थी। और इन्होंने ये भी डिनाई किया था कि पीटीआई से हमने कोई स्पेस जो है वो ली है, बल्कि ये कहा था कि हमने उनको भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह आज़ादी दी गई है। तो ये तमाम वो चीज़ें जो कि इनका बायस शो करती हैं। यो चीफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेटर लिखना जो है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हमारे पास भी उसकी कॉपी है, वो भी आपको दी जा सकती है। काजी फैज ईसा की कोर्ट के अंदर जितनी भी केसेस में ये बैठे होते हैं उसमें बसा औकात इन्होंने 9 मई को रेफर किया है, और जब भी ये 9 मई को रेफर करते हैं तो ये इस तरीके से करते हैं जैसे कि ये पीटीआई ने 9 मई करने की जिम्मेदार है। तो ये भी उनका एक इनहेरेंट बायस जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं पीटीआई को 9 मई की रेफरेंस से, जबकि हमारी कंटेंशन ये है कि 9 मई के जो परपेट्रेटर्स हैं उनका उस वक्त तक तयन नहीं हो सकता जब तक कि वहां एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना हो और वो तमाम शवाहिद दे के उसके बाद फैसला करे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद जो उसके मुजरिमीन हैं उनको उनके गुनाह के मुताबिक या उनकी जुर्म के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। तो ये भी इनसे भी उनका एक जो बायस है वो जाहिर होता है। इसके अलावा 184(3) के तहत जितने भी केसेस जो हैं सुने गए हैं वो तमाम को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब खान साहब की बारी आती है तो वो लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता। ये एक पेटेंट बायस है जो कि जाहिर करता है कि खान साहब के बारे में, जब खान साहब के केस को क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम किया था जैसे कि बाकी तमाम केसेस जो हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जब जजमेंट डिस्पेंस करती है तो सबके लिए एक ही कानून के मुताबिक करती है, तो फिर वो खान साहब के बारे में जब उनकी बात आती है तो क्यों वो कानून बदल दिया जाता है, क्यों इनका बायस जो है वो सामने आ जाता है। तो हम ये भी इस चीज का एक सबूत है कि खान साहब या उनके बारे में केसेस जो उसके बारे में उनका एक इनहेरेंट बायस है। इसके अलावा जो काजी फैज ईसा साहब की बेगम साहिबा है उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक स्टेटमेंट उनकी ये थी जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जो मनी ट्रेल दी है उसके बारे में मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मनी ट्रेल नहीं ठीक।
कोर्ट जजमेंट देती है कि वो सादिक और अमीन है, और बेगम ईसा जो है वो स्टेटमेंट देती है कि जी मुझे डाउट्स है इसके बारे में और मैं इस मनी ट्रेल को नहीं मानती। ये उनकी स्टेटमेंट हमारे पास ये मौजूद है, इसके वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स जो है सारे। इसके अलावा खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर रिमूव करने की उन्होंने डिमांड की हुई है, और वो बेसिस उन्होंने बनाया था कि इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। कोर्ट की जजमेंट एक है और काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहबा जो है वो उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो है वो बयान दे रही है कि जी इनको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिमूव किया जाए। इसके अलावा इसी चीज के सिलसिले में इन्होंने उनको कहा था जी कि आप मेरे साथ लाइव टेलीविजन के ऊपर आके बात करें, मैं आपको बताती हूं कि मैं क्यों ये कह रही हूं। इसके अलावा बेगम ईसा ने इमरान खान साहब को एक लेटर लिखा था, वो लेटर भी हमारे रिकॉर्ड में यहाँ और वो मीडिया में भी रिपोर्ट होया हुआ है, और उन्होंने उनको ये कहा था कि आप रियासत मदीना को कैपिटलाइज करना बंद कर दें। बेगम ईसा ने खान साहब को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, डिमांड किया था कि आप रियासत मदीना को कैपिटलाइज करना बंद कर दें। इसके अलावा जो एक और चीज है वो है लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज जो थे उनके बारे में केस जो था वो डिसाइड किया था कि आरओज जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अंडर काजी फायज ईसा इंटरवीन करके वो जो फैसला था उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव से आरओज जो है वो अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया था, जो फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में उस फ्रॉड के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में से एक कंस्टिट्यूएंट साबित हुआ है, एग्जीक्यूटिव से आरओज का लेना। और आखिर में जो पॉइंट है वो है कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुआ था। सो इन तमाम शवाहिद की बुनियाद की बेसिस के ऊपर हम काजी फायज ईसा साहब से नहायत एहतराम के साथ डिमांड करते हैं कि वो अपने आप को पीटीआई और इमरान खान के केसेस से रिक्यूज करें। आपके पास सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फुल स्ट्रेंथ के ऊपर है, बाकी जज साहिबान मौजूद हैं, उनको आप इन्वेस्टिगेट करने दें, उनको आप केसेस सुनने दें और उनको फैसले सादर करने दें। ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि काजी फायज ईसा साहब अपना जो बायस है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं बाय इंसिस्टिंग ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेंचेस जो कि पीटीआई या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। तो एक क्रेडिबल जज की हैसियत से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काजी साहब फौरी तौर के ऊपर अपने आप को पीटीआई और इमरान खान साहब के केसेस से अलहदा कर लेंगे। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट्स हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नैब के बारे में जो उन्होंने उनकी सबमिशंस हैं वो शुरू करें। लोगों की अबडक्शंस जो हैं वो जारी हैं। कल आपने देखा कि हमारे प्रोटेस्ट के मौके के ऊपर तमाम पंजाब में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। अब ये सेक्शन 144 पूरे सूबे में नाफिज करने का मतलब यह है कि उस वहां की हुकूमत ने अपनी नाअहली और नाकामी जो है उसकी कन्फेशन की है, माने हैं, और कहा है कि चूंकि हमसे कंट्रोल नहीं होता, ये पीटीआई वाले जो है ये बाहर निकल आते हैं और ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और इनको हमने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देना, इसलिए हम सेक्शन 144 नाफिज कर रहे हैं। और उसके तहत 3 एमपीओ के तहत भी मुझे बताया गया, मैं ऊपर आ रहा था तो कुछ मुकदमे जो हैं 3 एमपीओ के तहत भी मुकदमे जो हैं वो 10 मुकदमे जो हैं वो उन्होंने इंस्टीट्यूट करने के अहकामात सादर हो चुके हैं और वो FIR हो चुकी हुई है सारा कुछ। तो ये है एक जमहूरी मुल्क में जहाँ के अंडरस्टैंडेबली जमहूरियत है, वहाँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पुरअमन एहतजाज करने से भी रोकने के लिए तमाम सूबे में सेक्शन 144 जो है उसका नफाज करते थे। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उसके गायब होने का, अभी इद्दत केस में अदालत ने कहा है जी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पेश की जाए, और अदालत को बताया गया है कि जी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही क्योंकि कैमरा खराब था। ये सेफ सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ करोड़ों रुपया जो है वो इन्वेस्ट होया हुआ है इसको सेफ सिटी बनाने के लिए, और सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो उसका एक इनहेरेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जिसकी बेसिस के ऊपर ये शहर को सेफ सिटी डिक्लेयर किया जाता है। अब मुझे बताया जाए कि क्यों सीसीटीवी फुटेजेस नहीं पेश की जाती, उसमें क्या खौफ है हुकूमती कारिंदों को कि अदालत के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर भी उनका कैमरा जो है वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के वो काम नहीं कर रहा था, तो हमने वो फुटेज है वो हम आपको नहीं पेश कर सकते क्योंकि वो कैमरा जो है उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको। उसके पीछे एक सिनिस्टर प्लान है, वो ये है 9 मई है और उससे पहले भी हैं, कहीं भी जहां भी ये एलेज करते हैं कि पीटीआई वालों ने अटैक किया है या डैमेज किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी एक जगह की सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सके। वजह सिर्फ एक है
कि जो मुजरिमीन हैं उनके ऊपर पर्दा डालना जो है वो मकसूद है, और जो बेगुनाह हैं उनको 1 साल से ज्यादा तक वो जेलों में डालना जो है, और अभी पता नहीं कब तक उनको वहां रखने का इनका इरादा है। यानी जो असल जिन्होंने जुर्म किया है उनको महफूज करना, और जिन्होंने जुर्म के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, और यही वो वजह है कि ये जो जुडिशल कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। और एक फर्द वाहिद बैठ के कहता है जी ये मुजरिम है, इसको पकड़ लीजिए। एक रात में 10,000 बंदे इन्होंने अरेस्ट किए हमारे, उनमें से बहुत सारे बंदे जो है 1 साल से ज्यादा तक जेलों में पड़े हुए हैं। एक मुकदमे में उनकी बेल होती है, वो अदालत से बाहर निकलते हैं, वहां फिर पकड़ लिया जाता है। सनम को और आलिया को और जो है हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद को दर्जनों दफा रीअरेस्ट किया जा चुका हुआ है। ये किस जमहूरियत, किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है? हमारे वो लोग जो हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, महमूद रशीद साहब बैठे हुए हैं, एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, चीमा साहब बैठे हुए हैं, महमूद रशीद साहब पहले मैंने नाम लिया उनका, वो बैठे हुए हैं। किस जुर्म में बैठे हुए हैं वो? क्यों नहीं वो जो मुकदमों की जो चालान है वो पेश किए जाते? क्यों नहीं मुकदमात आगे जाते ताकि वो बेल ले सकें, ताकि वो बाहर आ सकें? मकसद सिर्फ एक है कि हमने पीटीआई के बंदों को छोड़ना नहीं है। गुनाह उन्होंने किया, जुर्म उन्होंने किया या नहीं किया, हमने उनको छोड़ना नहीं है। जब रियासत में इस हौलनाक किस्म की फस्तायत जो है वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हमने जनरल ज़िया का भी वक्त देखा हुआ, वो भी कोई अच्छा वक्त नहीं था। कोड़े पड़े थे लोगों को, नंगे पिंडों के ऊपर उनको मारा जाता था, चिलचिलाती धूप में मारा जाता था, जेल के अंदर मारा जाता था, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर टुकटुकियां क्या कहते हैं, टुकटुकियां ही कहते हैं ना, वो लगाई जाती थी। हमने वहां भी इतनी फस्तायत, इतना जुल्म, इतना जबर और इतनी बर्बरियत नहीं देखी जितनी आज नहती बच्चियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है। सनम को एक 50 डिग्री टेम्परेचर में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में प्रिजनर्स वैन में बिठाया जाता है। वो आग का एक डब्बा बन जाता है, आप ट्राई करके देख लीजिए, आप बैठ के देखिए। उसको सनम को बिठाया जाता है, उसके घर ले जाया जाता है, उसको उसी आग के डिब्बे में बिठाए रहते थे और उसके सामने उसका घर तोड़ा जाता है, उसकी फैमिली को असॉल्ट किया जाता है। आप लोग बैठे हुए बताइए क्या वजह है? ये इस तरीके से अजाब मुब्तला करना चाहते हैं उन बच्चियों के ऊपर, उनको तकलीफ देना चाहते हैं। उससे किसको वाइकेरियस प्लेजर हो रहा है? कौन है जो कि खुश हो रहा है अपने महलों में बैठ के? उस औरत का नाम है मरियम नवाज। ये जाती उसकी कैद में है और उसका फेस जो है वो ऐसा है कि जी आपने हिरासत की कैद में है, लेकिन ये उसकी जाती कैद में है। उसकी पर्सनल जो कैद है उसमें है ये बच्चियां, क्योंकि ये सोशल मीडिया के खिलाफ के ऊपर सच बयान करती थी, उसके बारे में सच लिखती थी, तो उसकी सजा ये बच्चियां 2 साल से काट रही है, 1 साल से काट रही। कहीं तो अदालतें हमारी खड़ी हो जाएं, कहीं तो इंसाफ की खातर खड़ी हो जाए, कानून की खातर खड़ी हो जाए, आइन की खातर खड़ी हो जाए। कब तक सोए रहेंगे जज साहिबान हमारे? हाँ, वो तो इसी में आ जाएगी मेरे ख्याल। उसका वो ब्रिगेडियर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, कर दीजिएगा सर। आप टेम्पर्ड एविडेंस जो एविडेंस काजी ईसा के बारे में जो बातें बताएंगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नुकता ये था कि जब उन्होंने लेटर लिखा तो उस वक्त हमारा बैट का जो केस था वो अंडर रिव्यू था, और जिस जज के नीचे अंडर रिव्यू हो और वो अपना माइंड दे दे तो प्रेजुडिस वहाँ से इस्टेब्लिश हो जाता है। ये उनका एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर नजर आता है, जो बहुत और हसद वो रखते हैं पीटीआई के अगेंस्ट। मैंने आज चंद एक चीज़ें जो कवर करनी है, एक तो जो ऑर्डिनेंस इशू किया इन्होंने नैब के बारे में, और फिर नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करनी है। 27 मई 2024 को एक ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है और उसमें सेक्शन 24 जो है उसमें क्योंकि रिमांड का मुद्दत 14 दिन थी उसको बढ़ाकर 40 दिन कर दिया जाता है। इसके कुछ मजमरात हैं, कुछ इंटरनल डायनामिक्स हैं। उसकी बात यह है कि अल कादर जो ट्रस्ट का केस चल रहा है उसके अंदर इनको एविडेंस नहीं मिल रही। क्यों? कि एक तो वो केस लीगली 50 करोड़ से कम का है, और दूसरा इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये साबित नहीं कर पाएंगे उन्होंने इससे कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया है। अभी लेटली उन्होंने ये किया है कि उन्होंने रेड किया है बहरिया के ऑफिस के ऊपर और वहाँ से एक एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एविडेंस हमेशा कलेक्ट होती है, क्रिएट नहीं होती। वहाँ से कुछ वोचर बनाए जा रहे हैं और वोचर ये होंगे जी कि फ़लाँ को इतनी रिश्वत दी गई है, फ़लाँ को इतनी रिश्वत दी गई, और हो सकता है वहाँ से कोई विटनेस भी खड़ा किया जाए। इसके साथ 40 दिन करने का मतलब इनका मकसद ये था कि तोशा खाना का एक केस बन चुका है और तोशा खाना का दूसरा केस इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया, ताकि जो
इन केसेस से खान साहब की रिहाई हो तो तोशा खाना का जो दूसरा केस है उसके अंदर हम 40 दिन, ये 40 दिन कभी नहीं हुए, हमेशा 15 दिन तक रिमांड होता था और उसके बाद जज को रीजन देने पड़ते थे, फिर जज उसको एक्सटेंड करता था। और इसमें बड़ा क्लियर है, सेक्शन 18B जो है वो ये कहती है कि अगर मुजरम वही हो, टाइम वही हो, माल मुकदमा वही हो तो आप एक ट्रायल कर सकते हैं, एक से ज्यादा ट्रायल नहीं कर सकते। सो तोशा खाना केस के अंदर एक से ज्यादा ट्रायल करना भी डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, नैब की इस कानून की खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 36, ये सेक्शन 36 वो थी, इसमें अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कहा कि आप हमसे जाली केसेस बनवा रहे हैं, सेक्शन 36 आपने हमारे सर पे रख दी है, दूसरी कोई हुकूमत आएगी तो हम किस तरह बच सकेंगे सेक्शन 36 से। सेक्शन 36 ये थी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर किसी केस को शुरू करता है जो कि बदनीयती के ऊपर है, फ्रिवलेस है, बेसलेस है, तो उसकी सजा 5 साल होगी और उसको सजा भी दी जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है। जब ये अंदर से ह्यू एंड क्राई आई तो उन्होंने कहा ठीक है हम सेक्शन 36 को अमेंड कर देते हैं। सेक्शन 36 को अभी अमेंड कर दिया गया। वो अमेंडमेंट क्या है कि अगर मुजरम अदालत से छूट जाता है और अदालत ये फैसला देती है कि ये सारा केस जो है ये फ्रिवलेस था और डिसऑनेस्ट था, उस केस में उस रीजंस के ऊपर फिर अदालत चाहे तो 2 साल कैद दे सकती है, 5 साल से 2 साल। याद रहे कि कोई भी अदालत एक केस के ऊपर 2 पनिशमेंट नहीं दे सकती, उसके लिए ज़्यादा रेफरेंस बनाना पड़ता है। तो ये आईओएस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया और जो पहला ऑर्डिनेंस है वो इसलिए इशू किया गया ताकि खान साहब को कैद के अंदर रखा जा सके लगातार। अभी मैं आता हूँ, जो अमेंडमेंट का केस हमारा चल रहा है, जब हम खान साहब पास ये लेके गए थे कि हमने रिट करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हमने कुछ रीजंस दिए थे उनको कि खान साहब बिलीव्ड इन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हमारे ज़माने में नैब आज़ाद था, 480 बिलियन 3 साल की रिकवरी है, 160 अरब सालाना के हिसाब से। और उस वक्त नैब ने हमारे सिटिंग पॉलिटिशियन जो थे उनके खिलाफ भी केसेस बनाए थे। खान साहब ने उनको नहीं रोका किसी को, बल्कि बाद लोगों को अपने ऑफिस से छोड़ने पड़े, बाद लोगों को बल्कि सियासत छोड़नी पड़ी, बहुत सारे नाम आप जानते भी हैं। खान साहब हमेशा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी भी बिलीव करते हैं। हम जब उनके पास ये आर्गू करने के हमने रीड करनी है तो उसमें 3 हमने रीजन दिए थे। पहला रीजन ये था कि इससे तकरीबन मुल्क के खजाने को 1100 अरब रुपए का नुकसान होगा। दूसरी वजह हमने ये बताई थी कि नैब का अदारा बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगा क्योंकि जो अमेंडमेंट्स है। और तीसरी चीज हमने ये बताई थी कि एनआरओ है, बिकॉज केस टू केस बेसिस पे अमेंडमेंट्स की गई हैं और ये बहुत बड़ी बदयांती है, ज़्यादा हमें रिट में जाना चाहिए। ये रिट बड़ी मेहनत से तैयार की गई, इसमें वो केसेस भी हमने डाले थे जो कि खास टारगेट करके सेक्शंस को चेंज किया गया। अभी चंद एक सेक्शंस के बारे में आता हूँ जिनसे कई बार का जिक्र भी हो चुका है। इस अमेंडमेंट को 1985 तक ये पीछे लेके चले गए। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जितने भी केसेस अपील के अंदर है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, जो प्री बार्गेन में लोग पैसा दे रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और ये एनआरओ का जो है ना बहुत बड़ा धचका होगा कौमी खजाने को। और इसमें अगर आपको पता होगा कि 9.5 अरब रुपए की प्री बार्गेन सिर्फ बहरिया ने कर रखी है, जिसमें से 3 अरब बहरिया पे कर चुका है, बाकी किस्तें देनी उसने बंद कर दी हैं क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चला गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की सेक्शन 33 AML जिसे आमला 2012 कहते हैं, उसमें से नैब को निकाल दिया गया, चेयरमैन का नाम निकाल दिया गया और इसका मतलब ये हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है वो अभी नैब नहीं कर सकती। मैं इसको कहता हूँ TT सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसके वजह से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के TT के 7 अरब का केस जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गया। सेक्शन 4 को तब्दील किया गया और कहा गया जी कि 50 करोड़ तक की जो करप्शन है वो माफ है, अगर 50 करोड़ से ज्यादा कोई करप्शन करेगा तो उसकी जो है ना सुनवाई की जाएगी। इसमें 3 केसेस हैं जो मेजर केसेस, रमजान शुगर मिल, मेट्रो बस केस और प्राइम मिनिस्टर का केस। ये 3 केसेस थे जो शहबाज शरीफ के खिलाफ है। रमजान शुगर मिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके MPA है, रहमतुल्लाह उनका नाम है, चनियोट के हैं। उनको कहा गया कि जी आप दरख्वास्त लें, यहाँ बड़ा सख्त जरूरत है एक एफluent नाला जिसे आप चेन नाला कहते हैं वो बनाना है। उन्हें दरख्वास्त दी, चीफ मिनिस्टर ने फौरन सारी कोडल फॉर्मेलिटी साइड पे रखते हुए उसकी मंजूरी दी और वो नाला एन रमजान शुगर मिल के अंदर से शुरू किया गया और उसका जो एफluent था वो उसके अंदर डाल दिया गया। ये 21.5 करोड़ आजकल के हिसाब से 1 अरब बनता है। वो बाप तो चीफ मिनिस्टर था, बेटा उस MLA था, मिल उसकी रमजान शुगर मिल थी, ये वो नाला तामीर किया गया। ये केस भी खत्म हो जाता है। दूसरा मेट्रो बस का केस यहाँ का है, वो जिसमें इन्होंने एक खास इंसान को ऑर्डर करके बंदे को कहा जी इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए।
प्राइम मिनिस्टर की इजाजत पर तीसरी इंक्वायरी इनकी बंद हो जाएगी, जिसमें 42 करोड़ रुपया का नुकसान किया शहबाज शरीफ ने। इन्होंने 39 बैरूनी दौरे निजी तौर पे किए और 515 अंदरूनी मुल्की दौरे किए, निजी दौरे किए, और 42 करोड़ रुपए का नुकसान किया। वो केस फाल हो जाएगा। ये वो केसेस हैं जो 50 करोड़ से नीचे फाल करते हैं। एक सेक्शन ने अमेंड किया है 5E, मैं इसको कहता हूँ मियाँ जावेद लतीफ सेक्शन। इससे यह है कि अगर कोई बेवकूफ़ किस्म का अफसर है और सारे असासी अपने नाम पे बनाता है तो उसका केस तो बनेगा। अगर वो बीवी बच्चों के नाम पे बना देता है, मामे चाचे के नाम पे बना देता है, तो फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते। मियाँ जावेद लतीफ साहब के सारे असासे या उनके मामों के नाम है या उनके भाइयों के नाम है। 6 इंक्वायरियों में लाहौर में एक केस में उनका नाम नहीं आता, बिकॉज वो सारे उन्होंने बेनामी रखे हुए। एक और सेक्शन है जिसमें ठेकेदार और सप्लायर्स हैं उनको भी इस्तिस्ना दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि साथ जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी माफ हो जाएंगे। जब तक कोई मुजरिम, बेशक उसने अरबों रुपए का नुकसान किया हो, ये साबित नहीं होगा कि उसने इस फैसले से जाती फायदा उठाया है, उसको सजा नहीं दी जा सकती। एक सेक्शन है 9A7, इसे कहते हैं तोशा खाना सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिससे अगर कोई शख्स ऐसा ऑर्डर पास करता है जो खास लोगों को फायदा पहुंचाए और फिर वो ऑर्डर अपनी जगह पे चला जाए वापस, तो इससे कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डर। तोशाखाना में गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने तोशाखाना के रूल्स को रिलैक्स किया फॉर टाइम बिंग। 3 गाड़ियां जरदारी को दी, तोशाखाना में से 1 गाड़ी नवाज शरीफ को दी और कानून फिर अपनी जगह पे वापस चला गया। उन्होंने इस सेक्शन को खुसूसी तौर पर उड़ा दिया। उसके साथ ही तोशाखाना का केस भी जो है वो उड़ गया। इसमें से याद रहे कि 25 टोटल विटनेसेस थी, 15 गुजर चुकी थी, 10 ने रहना था और कन्विक्शन जो है ना बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखी हुई थी। लेकिन बीच में फिर NRO थ्रू आ गया। अभी ये केस चल रहा था, अदालत ने कहा मुजरिम हाजिर हो, तो जवाब दिया गया मुजरिम जो है वो इस्तिस्ना ले चुका है, मुल्क का सदर है, वो हाजिर नहीं हो सकता। तो ये केस इनका कोर्ट में मौजूद है। कहते हैं ना कुफर अज काबा बरखिजत कुजा मानद मुसलमानी, काबे में अगर कुफर आ जाए तो मुसलमानी बेचारी किधर जाएगी। ये वो हाल है हमारा। अगली सेक्शन है ख्वाजा साद रफीक सेक्शन। ये वो सेक्शन थी जिसके तहत 4 से ज्यादा लोगों को अगर आप धोखा देते हैं तो नैब उसमें केस बनाती थी। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान, ये एक पैरागॉन सोसाइटी आपने सुना होगा, उसमें ये इन्वॉल्व थे। उसमें इन्होंने 68 बंदों को चीट किया था। लिहाजा इनको इस केस में से निकालना था। पहले कानून के अंदर नंबर नहीं था कि कितने लोगों को धोखा दिया जाएगा तो केस बनेगा। उसको नंबर को डाला गया कि जी 100 बंदों को अगर आप धोखा देंगे तो केस बन सकता है। 100 से कम है, शुक्र है इनके 150 नहीं थे, वरना 200 पे ये चले जाते। वो हलाल है। तो वो हलाल है। लिहाजा ये ख्वाजा साद रफीक सेक्शन जो है यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 100 बंदे क्या रखेंगे। अच्छा, एक सेक्शन और इन्होंने अमेंड की। उन्होंने कहा बैंक के अंदर जो पैसा आएगा ना, जब तक उसके असासे नहीं बनेंगे आप एक एंट्री उसके डाल सकते हैं, बाकी चीज को आप छेड़ नहीं सकते, केस नहीं बना सकते। जो सबसे बेहतरीन जो इन्होंने काम किया आपने लिए वो कतरी सेक्शन है। कतरी सेक्शन क्या है? कतरी सेक्शन ये है सेक्शन 14। सेक्शन 14 इसका तो प्रिजम्पशन सेक्शन कहते हैं। इसका हवाला हमने पिटीशन के अंदर दिया हुआ है। 17 कानून ऐसे हैं आपके मुल्क के कि अगर आप ये साबित कर दें कि ये कलम मेरी है, तो फिर मैंने साबित ये करना कि मैंने कलम खरीदी कहाँ से, हमारी ट्रेन मैंने देनी होती है। सेक्शन 14 जो है उसको इसलिए उड़ाया गया कि नवाज शरीफ ने ये तो बता दिया कि एवन फील्ड मरियम नवाज के हैं, लेकिन मरियम नवाज ये नहीं बता सकी कि पैसा कहाँ से आया। अब ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटर की, अगर वो बताएगा कि कतर से पैसा इंग्लैंड कैसे गया, वहाँ पे एवन फील्ड जो है ना अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए, तो ये वो सेक्शन थी। अभी प्रोसिक्यूटर जो है वो फैसला बताएगा कि जी पैसा कहाँ से आया। 18C सेक्शन को अमेंड किया गया कि आपने FIR दर्ज करने से पहले मुलजिम को FIR की कॉपी तमाम एविडेंस के साथ देनी है, ताकि वो कोर्ट में चला जाए और आपके केस को आगे चलने ना दे। ये पहली दफा किसी कानून में आया है। 18F, अगर इंक्वायरी 6 माह तक नहीं मुकम्मल हो सकती तो वो खत्म कर दी जाएगी। इससे इनकी लंबी लिस्ट है मेरे पास केसेस की जो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। व्हाइट कॉलर क्राइम में बालों का बंदा बाकी मुल्क से बाहर चला जाता है, बल्कि ज्यादातर भाग जाते हैं, असासे बाहर होते हैं, तो वो आप इंफॉर्मेशन लेने में हमेशा टाइम लगता है। 6 महीने में दुनिया में कहीं भी आप FBI देख लें, NCA देख लें, किसी का केस मुकम्मल नहीं होता। 21G, ये जरदारी नवाज शरीफ सेक्शन में इसको कहता हूँ। ये है, एक होता है इसे कहते हैं आप MLA, म्यूचुअल
लीगल असिस्ट, ये यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के हम सिग्नेटरी हैं। उसके तहत आप बैरूनी मुल्कों से शहादतें ला सकते हैं और शहादतें ला के अपने केस के अंदर डाल सकते हैं। इस 21G की एक सेक्शन को उड़ा दिया गया कि बाहर से आई हुई किसी शहादत को मंजूर नहीं किया जाएगा। लिहाजा पनामा लीक्स हो, दुबई लीक्स हो, पंडोरा लीक्स हो, अभी जितने भी असासी कोई बाहर बनाएगा, नैब उसको सवाल नहीं पूछ सकता। इस सेक्शन के तहत बाहर से जो भी एविडेंस आएगी उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक सेक्शन 23 है, 1860 का लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का लॉ है। उसके अंदर यह है कि जब भी किसी की इंक्वायरी शुरू होती है वो असासे भेज नहीं सकता। ये अजीब अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि आप इंक्वायरी के दौरान भी असासे भेज सकते हैं। अगर आपने असासे ए ने बी को दिए, बी ने सी को दे दिए, सी ने डी को दिए, तो रिकवरी कैसी होगी? ये जानबूझ के डाला गया ताकि मामले को मुश्किल तरीन कर दिया जाए। आखिर में जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है जिसमें ऑलमोस्ट इस वक्त तक कई अरब का रिकवरी नैब कर चुकी है, वो सेक्शन 25। पहले ये होता था कि सेक्शन 25 में अगर किसी शख्स ने करीब आ गए या पैसा देना शुरू किया और वो डिफॉल्ट करता था तो उसको ओरिजिनल केस उसका शुरू कर दिया जाता था। अभी उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो मुकर जाता है, इनकार कर जाता है, तो अब उस पर डिफॉल्ट का केस बनाएंगे, एक नया केस शुरू करेंगे। इसका मतलब यह कि आज सारे जितने करीब आ गए आए हुए थे लोग, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया है। अभी वो नया केस बनेगा, डिफॉल्ट का केस। तो ये हमने जब उस वक्त ये बात की थी कि 1100 अरब के जो केसेस खत्म हो रहे हैं, ये वो पॉइंट था जहां से 160 अरब, अभी करोड़ों में रिकवरी हो रही है। 160 अरब का तकरीबन सालाना नुकसान इन अमेंडमेंट्स ने मुल्क के खुदाने को दिया है। और बेशर्मी की और फराइज के साथ दगाबाजी की इंतहा ये है कि नैब चेयरमैन अपने प्रोसिक्यूटर को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ और वहां बताओ कि हमें सारी अमेंडमेंट्स मंजूर हैं। फिर मैं यहाँ से ये क्लेम करता हूँ कि 850 दिन नैब की वो डबल तनख्वाह लेती है और 1.5 अरब रुपया उसका बजट है साल का, उसको खत्म कर दिया जाए। बिकॉज वो दो किस्म के केस बना सकती है, या एसेट का केस, कोई बंदे के अपने के नाम पे पैसा हो, या 100 बंदे से ज्यादा चीट हो जाए, तीसरा कोई केस नहीं बन सकता। ज़्यादा इस महकमे को जो है ना, मेरे नज़दीक बंद कर देना चाहिए अगर ये नैब अमेंडमेंट्स रहती हैं। अगर नैब अमेंडमेंट्स जो है खत्म होती हैं तो डेफिनेटली फिर अदारा फहाल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस ऑल आई कैन से। देखिए, जैसे लोग फसल साहब पहले कह चुके हैं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल्ला का नफाज है, लेकिन शायद मार्शल्ला में भी इतने बुरे हालात नहीं थे। अदलिया में सरेआम मुदाखलत हो रही है, जजेस को डराया और धमकाया जा रहा है, सियासी कारकुनान को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन समेत तमाम सियासी कारकुनों को दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियां 1 साल से जेलों में बंद हैं। हमारे सहाफी भाई, उनके लिए काले कवानीन बनाए जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है और इस बात का इल्म पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे को है। अगर नहीं पता तो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को नहीं पता। इसलिए बस मैं आपको एक शेर कहना चाहता हूं, काजी साहब, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। और एक बात आखिरी कि दफा 144 का नफाज जो पंजाब में, वहां पर जो हारी हुई टिकटॉकर जाली वजीर आला है, उसने 144 का नफाज किया हुआ है। वहां पर पूरे पंजाब को जेलों में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे पुरअमन जो 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन हो रहे हैं, वहां पर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। जाली FIR दर्ज हो रही हैं और रात जो पुरअमन हमारा एहतजाज था उसके ऊपर अभी तक 10 से 12 FIR ये जाली टिकटॉकर वजीर आला दर्ज करवा चुकी है। इसको वर्दियां पहनने का बड़ा शौक है, कभी IG की वर्दी पहन लेती है। और आज हम यहां से ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं। ना खान साहब झुके हैं, ना हम झुकेंगे, ना खान साहब डरे हैं, ना हम डरेंगे। हम इस रियासती जबर का मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। इस दफा ये जो टोला है, इनको पाकिस्तानी अवाम
कोई डील करके बाहर भागने नहीं देगी इंशाल्लाह। थैंक यू। सवाल तो हम उनको बाहर इस तरीके से लेके आएंगे भाई कि उनके खिलाफ 4 केसेस थे जिनमें के उनके खिलाफ अवार्ड हुई पनिशमेंट, उनमें से 3 केसेस खत्म हो गए, एक केस सिर्फ रह गया जिसको इद्दत का केस कहते हैं और वो जबरदस्ती डिले किया जा रहा है। जिस दिन वो केस लगा वो 24 घंटे के अंदर वो भी क्रैश कर जाएगा, उसके बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमने कानूनी रास्ता अडॉप्ट करना है ना, हमको हाथ में बंदूक लेके तो नहीं निकल सकते। आगे 9 मई नहीं खत्म हो रहा, वहां कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करा रहा, बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों को मुजरिम बना दिया गया। तो हम कानूनी रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे पास रास्ता है वो अडॉप्ट कर रहे हैं और हम पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस बनी हुई है, वो हमें इजाजत नहीं दे रही है। वो हमारे तमाम जो जलसों के इजाजतनामे हैं वो इस वक्त हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, उनके ऊपर होपफुली इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फैसले आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं शहरों में जहां आप कह रहे हैं कि लोग नहीं निकल पा रहे, हालांकि लोग निकले हैं, कल भी निकले हैं लोग, और इतनी फसाइयत में इतने लोगों का निकलना भी एक मोर्चा उससे काम नहीं है। तो खान साहब बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला बाहर आ रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट बहुत शदीद किस्म के होंगे पूरे मुल्क में। जी हाँ, इसको हुकूमत कहना जो है वो हुकूमत के नाम की तौहीन है। ये फॉर्म 47 है, जाली हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनके पास कुछ नहीं है देने को, ये पुतलियां हैं जिनकी तनाबे जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट खींचती है तो ये नाचते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी अब उसने नया प्रोफेशन इसने नाचने का अडॉप्ट किया हुआ है, वो ड्रामा तो बहुत करता था। तो ये देंगे क्या आपको? अगर हम इनके साथ बैठते हैं हाइपोथेटिकली, इनको कहते हैं जी हमारे क्या 2 डिमांड है, नंबर 1 हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस करो, नंबर 2 हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो। चोरी किया हुआ मैंडेट अगर ये मानते हैं तो इनकी हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत हमारी बन जाती है। उसके बाद जो है दूसरी डिमांड है वो रेलिवेंट ही नहीं रहती है। अगर हमारी हुकूमत बन जाती है तो फिर हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ना पहले कभी हमने रखे थे, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे। नंबर 1 ये वो डिमांड लेके जाएंगे जी अपने आकाओं के पास, जमीनी नाखुदाओं के पास, उनसे इजाजत लेंगे। इसलिए मैंने जब आया था खान साहब से मुलाकात करके मैं बाहर आया था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था जी हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिखा दें। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है एस्टैब्लिशमेंट का, इन पुतलियों को ये ऑथराइज करता है कि जी आप बात कर लें। अगर ये वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले आते हैं तो देखते हैं फिर आगे क्या बात बनती है। इसके साथ साथ जो और है कि खान साहब ने ये कहा हुआ है बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारे कांटेक्ट है, हमारी एंगेजमेंट है, हमारा एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है जिसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी आ रही है, अनकरीब आ जाएंगे। उसकी बेसिस के ऊपर महमूद खान अचक साहब ने कहा था जी कि मैं बात करना चाहता हूं। तो हमने कहा कि आप अपने कहीं बात करना चाहते हैं तो जरूर करें, आप एंगेजमेंट करें उनसे और उनसे जो प्रपोजल्स कभी आते हैं तो उसके ऊपर बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर देख लेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हम जो मैंडेट चोर पार्टीज हैं उनके साथ बात करने को पीटीआई बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें एक और चीज भी है, पीटीआई हमारे साथ पीएमएलएन या पीपी के जितने कायदीन जब मिलते हैं कैमरे बंद होते हैं, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, यूं कंधों पे इशारा करते हैं कि वो कर रहे हैं और एजेंसीज का नाम लेते हैं कि आपके कारकुन वो बंद कर रहे हैं तो हम मजबूर हैं। तो आप मुझे बताएं कि मजबूर के साथ हमारी गुफ्तगू क्या होगी? मजबूर के साथ हमारी गुफ्तगू क्या होगी? और नजम सेठी साहब ने अपने शो में कहा कि जरदारी साहब नाराज हैं, शहबाज शरीफ मनाने गया तो जरदारी ने कहा भाई बजट आपने हमसे पूछ के नहीं बनाया। तो शहबाज शरीफ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है बजट मुझे भी नहीं पूछ के बनाया, मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूं। यार इनसे क्या बात करेंगे बताओ। आप मजाक कर रहे हैं कि हम इनके साथ बात करेंगे। दूसरी चीज प्रोटेस्ट की, पंजाब में मार्शल में इस तरह नहीं हुआ जो इधर हो रहा है। हमारा यूथ की आज हमारी इधर तंजीम की मीटिंग थी, हमारे सारे सदूर इस वक्त बंद है, सारे सदूर बंद है, मेजॉरिटी हमारे वर्कर्स बंद है। हमारी क़यादत के ऊपर ATA के पर्चे हुए हैं जिस वक्त वो लोग बाहर निकलने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और ये भी मैं बताऊं अदालतें नाकाम हुई हैं हमें जलसों की NOCs देने के लिए, हमें लॉन्ग मार्चेस करने के लिए, हमें प्रोटेस्ट के लिए। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता बंद करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा, वो है इंकलाब का, और हम बिल्कुल तैयार हैं। हम इंकलाब का रास्ता अगर हमें छोड़ते हैं तो हम निकलेंगे। ये महीने का टाइम है, जुलाई का टाइम है, आप देखिएगा कि किस तरह निकलता है पूरा मुल्क। और ये जो आप अगर ये अदालतों से इंसाफ नहीं होगा ना तो अवाम फिर सड़कों पर अपना इंसाफ करेंगे और फिर ये लोग तैयार हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है ना, जमहूरियत, वो इसलिए होती है कि वो जो बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट, चेंज ऑफ गवर्नमेंट पीसफुल
ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट होती है। जब आपने जमहूरियत को मार दिया, अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन करके अजनबी चेहरों को हमारा हुक्मरान बनाए जिसको हम नहीं जानते, तो वो हमारे लिए वैसे ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमारे लिए वैसे ही है जैसे अंग्रेज है, काली ईस्ट इंडिया कंपनी है, काली गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह डोगरा है, तो हम ना उसको मानते हैं, ना इस निजाम को मानते हैं, न ऐसी अदालतों को हम एक्सेप्ट करते हैं जो इंसाफ देने से कासिर हैं, क्योंकि आइन की बुनियादी खिलाफ वर्जी करेंगे। और इंशाल्लाह आपसे अब ये सवाल बहुत दफा मैं सुन चुका हूँ कि जी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, थोड़ा सा जरा इसको रिवाइज कर लें, वो वजह आपको भी पता है सर। एक जो हो रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ जी, एक लीडर पे 50-50 एफआईआर हैं, हमाद अजहर समेत। रास्ता है पीसफुल रेजिस्टेंस का रास्ता जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, रास्ता है पार्लियामेंट के अंदर एजिटेट करने का जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, रास्ता है कानूनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का जो हमने किया हुआ है। मेरे भाई खालिद ने जो अभी बात की है कि जब आप पुरअमन चेंज का रास्ता रोकते हैं तो देन दे से द ब्लडी रेवोल्यूशन बिकम्स इनेविटेबल। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि वो सड़कों पे निकलें, और जैसा कि इन्होंने कहा जुलाई का महीना, मुझे तो जुलाई का महीना भी गुजरता नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो एजुटेशन सीध कर रहा है, आप किसी के पास चले जाएं, आए मेरे साथ चले, 10-15 लोग इकट्ठे होकर चलते हैं, कहीं 50-100 मील यहाँ से बाहर निकलते हैं, कहीं रुक के आप 15-20-25-30 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, आप उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि लोग कितने तंग पड़े हुए हैं, कितने इस वक्त एजुटेशन है उनके ज़हनों में। हम अगली तो ये ना करें, बड़ा ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।